आप ये बताओ कि आपका इस्लामिक बचपना या जब तक आप इस्लाम में थे वो माहौल कैसा था, यानी कितने रिलीजियस थे अच्छा, आप? हाँ, ठीक है, ठीक है। जी। ठीक है, तो मैं इसको जैसे पिताजी हमारे तो गुजर गए, कैंसर की बीमारी हुआ और लास्ट टाइम में उनका जैसे ऐसा प्रॉब्लम हुआ और सबने हेल्प भी किया, बहुत सारे गुजर गए, हमारे 5 बहन और मैं रह गया। और मैं तो हम्म। बहुत सारे रिलीजियस था, स्कूल कर रहा था, तो मैं क्लास 7 तक जैसे हमारे गांव में पढ़ाई कर रहा था, मैं क्लास 7 पास किया। तब तक हम कभी जैसे एक मेले में जाते, वहाँ पे वहाँ सुअर वगैरह काटते थे, हम 2-3 किलोमीटर घूम के जाते, कभी उस रास्ते में नहीं जाया करते, ठीक है। हम्म। वो मतलब देख गए तो इतना पाप है, तो इसे हमेशा एक रिलीजियस रहा, तो 7 क्लास पास किया और मैं 14 साल का था। और उस टाइम पिताजी भी गुजर गए और फैमिली का देखभाल जो भी रिलेटिव वगैरह कर रहा था, ऐसा हालत था ना, कोई कमाने वाला नहीं था, तो मैं घर छोड़ के बाहर चले गया काम के लिए, जॉब के लिए। तो हम्म। जब जॉब के लिए गए, मैं पुणे में ही गया था, ठीक है। वहाँ पुणे में गया, जॉब कर रहा था और 1-2 साल जॉब किए। उसके बाद मैंने वो फेसबुक का लगभग 2007 या 8 में फेसबुक में जुड़ गया, ठीक है। हम्म। तो फेसबुक में जुड़ते जुड़ते ऐसा तो दिन ही मैसेज वगैरह मतलब देखते, एक पेज में जुड़े जो उसमें लगभग 2-3 लाख ऐसा कुछ उसमें लाइक फॉलोअर थे। तो उसमें हम्म। जुड़ते, पोस्ट करते, इस तरह करते करते जैसे कि गुजरात में किया हुआ, 2002 में बाबरी मस्जिद में किया हुआ, इधर है उधर है, इस तरह के मैसेज आता, उनको बता के देते, इस तरह के काम करते। फिर ये लोग हम्म। आए, आके मिले। और उसमें वो जाकिर नायक साहब है, मतलब उनके ग्रुप से ही थे। फिर यूपी से भी हम्म। लोग आए, आके मिलते, बातचीत करते और अच्छा काम हम्म। कर रहे हैं, थोड़ा बहुत पैसा भी मिलता था, ठीक है। और हम्म। मेरा जॉब भी चल रहा था, ये भी काम चल रहा था अच्छा खासा। मैं फेसबुक पेज में वो सब मतलब पोस्ट वगैरह करते रहता ऐसे चल रहा था। और हम्म। उसमें जैसे दीनी काम करना, कोई इस्लाम की दावत देना, और कोई अगर इस्लाम एक्सेप्ट करे उसको वो किताब वगैरह लाके देना। तो जब किताब की हम्म। जरूरत पड़ता, मैं उनको बताते, ये लोग को भी मुझे मिलने के लिए भी आते, मेरा हर रूम में भी रहते, ये सब देख के हम्म। जाते। इस तरह चलते रहा, लगभग 4 या 5 साल चलते रहा, ठीक है। तो मैं हम्म। उसमें दिन रात लगभग मैं उसी में ही लगे रहता। फेसबुक में भी वो सब करो, फिर अलग से ग्रुप होता, उसमें डिस्कस करना वेदा, कुरान, गीता, ये सब के बारे में। तो उसमें हम्म। मेरा बहुत मन लग रहा, ये सब मतलब डिस्कस करते रहे हम हमेशा, और फेसबुक अच्छा, में पेज वगैरह। इसमें फ्री थिंकर साहब, आप ये बोल रहे हो कि आप फेसबुक का कोई पेज था, इस्लामिक पेज, आप उसमें काफी हाँ, एक्टिव थे और उधर जाकिर नायक वाली थिंकिंग वाले लोग ज्यादा थे, और जो हाँ, इस्लाम कबूल करता आप उसको किताबें पहुंचाना या मटेरियल पहुंचाना ये सब करते थे। क्या यही वजह थी, चूंकि आप एक्स जाकिर नायक साहब के वो तौर तरीके पे थे, क्या इस वजह से आप बहुत सारी स्ट्रीम में आप जाते तो राम अलैहिस्सलाम, कृष्णा अलैहिस्सलाम आप बोलते थे? क्योंकि कहीं ना कहीं जाकिर नायक जैसे लोग ये, यानी हिंदुओं को एक अपने तरफ खींचने के लिए एक शोशा ये छोड़ते हैं कि अल्लाह कुरान में कहता है कि हर जमाने में या हर दौर में या हर जगह पर अल्लाह ने एक नबी भेजा या हिदायत देने वाला भेजा। तो हो सकता है कि उस जमाने में जो राम जी थे वो भी एक नबी थे या कृष्णा जी थे वो भी एक नबी थे। क्या यही वजह थी कि आप इस तरीके से जाकर स्ट्रीम में राम अलैहिस्सलाम और कृष्णा अलैहिस्सलाम बोला करते थे? हाँ साहिल भाई, उसमें तो एक तो उस तरह का स्ट्रीम में भी हम देखते हैं, बताया भी जाता है, और हम खुद भी पढ़ाई कर जो किया या करते, उसमें जो भी करते मतलब दिल से, कि इस्लाम की साइड में से वो दिल से ही बोलते थे। मतलब ऐसा नहीं हम्म। कि वो ऐसा नहीं है लेकिन तुम इस तरह की बात करो उनके सामने, ऐसा नहीं, वो दिल से ही करते थे, क्योंकि जब तक इस्लाम में विश्वास था, हम्म। मतलब वो चीज सही लगता था, दिल से ऐसा लगता था कि वो चीज है, जैसे राम हम्म। अलैहिस्सलाम या कृष्णा अलैहिस्सलाम, ऐसा लगता था वो चीज। हम्म। हम्म। तो उस हिसाब से करते। तो फिर उसमें तो सब दावत की काम वगैरह चलते रहा, चल रहा था, और वो लोग भी आते मिलते, ऐसा चल रहा था। तो एक बार तो एक आए मौलाना टाइप जवान है, मेरे से रूम में रहा 2-3 दिन, मेरा नाम से सिम कार्ड भी मैंने उनको निकाल के दिया, उनका सिम कार्ड भी नहीं था, ठीक है। हम्म। तो वो सिम कार्ड उन्होंने जो भी है, कोई किसी को हेल्प चाहिए आया या अपना एक ही ग्रुप के बंदा है ना, तो एक सिम कार्ड देना कौन हम्म। सी बड़ी बात है, दिया। तो आते रहते मिलते, इस तरह के वो सब चलते रहा। दिनी काम में मैं भी जुड़े रहा। लेकिन फिर हम्म। प्रॉब्लम 2014 में ऐसा एक हालत हुआ कि
कुछ आईएसआई वगैरह की उसमें जैसे उधर इराक वगैरह में जाने का प्लान कर रहे थे इंडिया से लोग, तो उसमें कुछ पकड़े गए लोग, तो ये सारे लोग पकड़े गए जो आके मुझसे मिलते थे, ऐसा लोग। लेकिन मैं तो अच्छा, सिर्फ वो लोग फेसबुक पकड़े का, गए। हाँ मैं ओके। तो फेसबुक के काम कर रहा था, लेकिन ये लोग कुछ और भी काम किया, वो मुझे नहीं मालूम था उसका। और मेरा हम्म। सिम कार्ड भी कुछ मिस यूज किया गया, जिसकी वजह से मेरे ऊपर भी इंक्वायरी आई। मैं जहाँ हम्म। जॉब करता वहाँ एरोड़ा में आके एक दिन मुझे पूरा रेड किया चारों तरफ। हम्म। चलो मैं वहां से हम्म। निकल भागा, मुझे फोन किया, मैं आके मेरा जो होम टाउन वहाँ पहुंचे, लेकिन घर में नहीं गया। फिर एक महीने हम्म। के अंदर मेरा घर में भी गए, उधर 6-7 गाड़ी लेके, मतलब एनआईए के लोग थे। घर में जा गया, बहुत मतलब परेशानी किया, लोग इतना तकलीफ में थे। मेरे गांव के लोग पहले बार ऐसा चीज देखा है, जो पहले को भी हम्म। हमारे गांव में ऐसा नहीं गए थे एक साथ इतना, मतलब जो कार वगैरह गाड़ी गए थे। तो मम्मी तो हम्म। परेशान थे, उनका एज भी ज्यादा है, रो रो के परेशान है। बहन है 5 बहन, उनको शादी भी तो करवाई है ना, और 3 का शादी हो गया ऐसा है, वो भी सब परेशान है, इतना रो रहा है, इतना तकलीफ में है। तो वो लोग नंबर भी देके गए घर में। फिर मैंने जो घर की ये सब हालत परेशानी देख के मैंने खुद ही फोन किया, हम्म। बातचीत किया। तो मुझे ऐसा लग रहा था कि मैं मुसलमान हूँ, उस हिसाब से शायद मैं अगर कुछ गलती नहीं भी किया, मुझे अंदर डाल के जेल में डाल देंगे। मेरा दिल में वही हम्म। था, वही चल रहा था। हम्म। लेकिन मैं जानता हूँ मैंने कुछ गलत नहीं किया। फिर मैंने घर की, मुझे लगा मम्मी हार्ट अटैक से मरेंगे या बहन ये लोग मर जाएंगे, सबको परेशान करने से अच्छा मैं खुद ही चला जाता। ठीक है, हम्म। तो जो भी अपने स्टेट की वहाँ गया, मैंने उनका ऑफिस, मुझे 2-3 घंटा पूछताछ किया, सब कुछ लिखा, आराम से छोड़ दिया। फिर मुझे नेक्स्ट मंथ बुलाया, मैं गया, सब कुछ लिखा, अच्छे से पूछताछ किया, छोड़ा। तीसरा हम्म। महीना गया, सब कुछ लिखा, स्टेटमेंट लिया, छोड़ दिया। फिर अचानक एक दिन मुझे 24 घंटे, 24 या 48 घंटे के अंदर, ठीक है, गृह मंत्रालय उधर दिल्ली गया। तो उधर जाने के बाद भी मेरा 6-7 दिन उधर पूछताछ करते रहे, सब कुछ मैंने बताया। और अकेला हम्म। भी गया, कोई नहीं था। ठीक है, और मुझे लगा जो होगा, क्योंकि घर की सबके परेशानी से अच्छा मैं ही जाता। और मैं जब घर आया वहां से, पुणे से आके, उसी एक महीने के अंदर मैंने शादी भी कर लिया। मैं सोचा क्या हम्म। पता कोई मुसीबत में फंस जाए, कोई प्रॉब्लम हो जाए ना, तो जो भी हम्म। है, क्योंकि वो भी तो जरूरी है लाइफ में, तो भी पूरा कर लिया, क्योंकि एज भी ज्यादा हो चुका था तब तक। क्योंकि घर की फैमिली के ख्याल रखते रखते, तो ऐसा है ना, क्योंकि सबका एज भी ज्यादा हुआ, तो मैंने शादी भी कर लिया, और एक महीना के हम्म। अंदर फिर वहां जाना पड़ा। लेकिन जब पूछताछ किया सब कुछ, और फिर मुझे वहां से हेल्प भी किया, और पैसा भी दिया है, और बोला आराम से चले जाओ तुम, कुछ नहीं, और मुझे लिख हम्म। के भी दिया है कि तुम, मैं बोला अभी तो मुझे आवाज जा रहा है मेरा? आ हेलो, रही है, बोलते हाँ, जाइए आप। अभी तो बोलते जाइए, हाँ। प्रॉब्लम हो जाएगा, जहाँ मैंने जॉब किया वहां भी मालूम हो गया, दोबारा जाएंगे काम में नहीं रखेंगे, इस तरह की चीज। तो मुझे वो हम्म। लिख के भी दिया है, जाओ काम करो, कोई प्रॉब्लम नहीं, इस तरह की। तो मैं आराम हम्म। से आया, फिर सब कुछ सही हो गया। उसके बाद मैंने फेसबुक डीएक्टिवेट, मेरा खुद का अकाउंट डीएक्टिवेट, कोई भी नेट वगैरह की तरफ मैं नहीं जाता, ये सबसे दूर। हम्म। अपनी फैमिली के साथ रहना, घर पे रहना, और एक छोटा सा कारोबार पकड़ा, उसी में लगे रहना, ऐसा है। ठीक है, हम्म। तो इस तरह लगभग तो 14 से अभी 22, अच्छा 7 साल में पड़ गए ना। हम्म। कभी फेसबुक या ये सब चीज में, मतलब नेट की दुनिया से मैं दूर हो गया। अपनी फैमिली की सोचो, फैमिली का ख्याल रखो, ऐसे है। और हम्म। अभी जो 3 महीना पहले से फिर दोबारा इसमें मैं जोड़ते जोड़ते ऐसा मुझे मालूम हो रहा है कि मैं दोबारा ऐसा कोई गलत रास्ता में जाके कोई ना फंस जाऊं, और फिर मेरा फैमिली के लोग रोते रहे, मेरा बीवी बच्चा सब परेशानी में आ जाए। तो उससे हम्म। बेहतर है मैं जो भी है वो चीज, मतलब ऐसा गलत, मतलब दुखी की उसमें रहना नहीं। क्योंकि वो लोग भी, मैं हम्म। कुछ गलत नहीं, वो भी मौलाना टाइप था, मेरा सिम लिया, मुझे खुद इतना बुरी तरह फंसाया। जब प्रॉब्लम में था, कोई इंसान घर में नहीं आया, कोई खबर नहीं लिया। ऐसा तो बहुत हम्म। सारे लोग ग्रुप में सपोर्ट में आते, कम से कम तो 50 लोग आए, मिले 5-6 साल के अंदर, इतना कुछ। लेकिन जब प्रॉब्लम में कोई भी नहीं है, ऐसा है। तो वो हम्म। सब चीज से मतलब बिल्कुल दूर है। और अभी दोबारा भी ऐसा कुछ होगा तो ऐसा है, मतलब मैं ही फंसूंगा, मैं ही खुद ये सब कट्टरता में, मतलब अपनी फैमिली बर्बाद है ना उनके चक्कर में। हम्म। तो ऐसा है। हम्म। तो मुझे, और इस्लाम का बारे में भी पहले से मुझे, जो 2014 में वो सब खत्म होने के बाद, तो मेरा मन से, मतलब ऐसा बहुत सारे चीज
मतलब ठीक नहीं लगा। और अभी जो फिर नया-नया ये 3 महीना जुड़े रहे, बात करे, तो ऐसा बहुत सारे चीज़ है जो मुझे मतलब वो सब मतलब बकवास ही लगता है। मुझे हुँ, सब जो भी दीन की वजह से लाड़ो, मारो, काटो या यही सब है, दूसरा कुछ नहीं। तो इस तरह के बहुत सारे चीज़ है, वो सब मतलब मुझे उसका गहराई तो एक से एक मालूम हुआ है और मैं हुँ, समझ गया है, ये सब इंसानों के द्वारा बनाए हुए है और सब अपने हुँ, फ़ायदा के लिए मतलब ऐसे है। 26 अक्टूबर 2001 की बात है कि रात को 1:30 बजे एक ऐसे ही कंट्रोल्ड डिलीवरी ऑपरेशन के एक फुट सोल्जर ने बीएसएफ के कमांडेंट को आकर गुजरात में एक इनपुट दिया कि बहुत सारा असला इंडिया आ चुका है और एक ट्रक में भरकर वो दिल्ली की तरफ रवाना किया जा रहा है, लेकिन वो ट्रक अभी हाल ही रुका हुआ है संतालपुर गुजरात में। और संतालपुर गुजरात में बीएसएफ ने ये तक इंटेलिजेंस गैदर कर ली कि एक होटल नागराज करके एक जगह है जहां पर वो ट्रक का ड्राइवर रात में रुका है। बीएसएफ के कमांडेंट ने तुरंत ही ये सारी इन्फॉर्मेशन आईबी के साथ शेयर करी और इंटेलिजेंस ब्यूरो की एक टीम तुरंत होटल नागराज संतालपुर गुजरात के बाहर आके अपना डेरा बना के बैठ गई। होटल वालों को ये बात पता चल गई कि आसपास कुछ हरकतें हो रही हैं और होटल वालों ने चुपके से जाकर ड्राइवर को ये बात इन्फॉर्म कर दी कि कुछ ना कुछ सस्पिशियस मूवमेंट सिक्योरिटी फोर्सेस की हमें देखने को मिली है। जैसे ही ड्राइवर को ये बात मालूम चली, उसने एक सैटेलाइट फ़ोन का प्रयोग करके अपने हैंडलर पाकिस्तान दूसरी साइड ऑफ द बॉर्डर से संपर्क करा और संपर्क करते ही उसने रात के लगभग 4 बजे का समय था, जब आईबी की टीम जो बाहर डेरा डाल के बैठी थी थोड़ी सी ढीली हो गई थी, उसने आईबी की टीम को चकमा देते हुए तुरंत वहाँ से भाग निकला। अगले दिन की सुबह हुई, होटल से कोई बाहर ड्राइवर आया नहीं। गाड़ी जो थी, ट्रक जो था, उसको जब्त किया गया। ट्रक में बहुत सारा असला निकला, ड्रग्स निकले, AK-47 AK-56 राइफल्स निकली। ट्रक का रजिस्ट्रेशन नंबर जो था, उसका रजिस्ट्रेशन नंबर प्लेट को जब जांचा गया तो मालूम चला कि ट्रक का रजिस्ट्रेशन एक बंदा जिसका नाम यूनुस खान है, उसके नाम पर वो रजिस्टर्ड है। इसके साथ ही उस समय ट्रक के अंदर जहाँ पर ड्राइवर की सीट होती है, वहाँ पर एक चिट पे एक नंबर लिखा हुआ मिला। उस नंबर पे जब आईबी की टीम ने फ़ोन किया तो वहाँ पर एक प्रॉपर्टी डीलर ने फ़ोन उठाया जो कि दिल्ली का था। और जब वो दिल्ली के एक प्रॉपर्टी डीलर ने फ़ोन उठाया तो आईबी वालों ने उस चीज़ को, कॉल को एक रॉन्ग नंबर कह के तुरंत काट दिया और दिल्ली पुलिस के अधिकारियों को इसकी इंटीमेशन दी। दिल्ली पुलिस की टीम तुरंत ही वहाँ से रवाना हुई और वो प्रॉपर्टी डीलर के दरवाजे पे पहुँची और उन्होंने प्रॉपर्टी डीलर से जानकारी ली कि भाई कल रात को आपको लगभग 1 बजे 1:30 बजे के समय कौन अलग अलग नंबरों से फ़ोन कर रहा था। सारा कॉल डेटा रिकॉर्ड निकाला और मालूम चला कि एक अशाबुद्दीन नाम का एक बंदा जो था वो फ़ोन कर रहा था और ये बंदा, इसके कॉल डेटा रिकॉर्ड्स एक तरीके से कहीं ना कहीं गुजरात के पास ही पाए गए थे और वहीं पाए गए थे जहाँ पर ये ट्रक था। तो एक बात तो कंफर्म हो गई दिल्ली पुलिस को भी कि भाई जो बंदे ने कॉल किया और जो प्रॉपर्टी डीलर को कॉल किया तो वो ट्रक से ही, तो मतलब कहीं ना कहीं वो बंदा ट्रक से एसोसिएटेड था। दिल्ली पुलिस की टीम ने ये इन्फॉर्मेशन आईबी के साथ शेयर करी। आईबी के बंदे दिल्ली आए। दिल्ली में आगे उन्होंने प्रॉपर्टी डीलर से इंक्वायरी करी कि भाई ये अशाबुद्दीन जिसका नंबर है, जिसने आपसे संपर्क किया, ये कौन है। तो प्रॉपर्टी डीलर ने बताया कि सर ये एक ऐसा बंदा है कि जिसने मेरे से अभी हाल ही में थोड़े दिन पहले एक प्लॉट खरीदा था और उसने साथ में ये भी बोला कि सर ये 3 नवंबर को आके मेरे से प्लॉट के कागजात भी लेने जा रहा है। तो दिल्ली पुलिस और आईबी की टीम ने तुरंत जो है बैठ के वहाँ पर इस चीज़ का मुआयना लगाया कि अगर 3 नवंबर को अशाबुद्दीन आएगा तो उसको हमें यहीं पर रंगे हाथों पकड़ना पड़ेगा। 3 नवंबर 2001 की बात है दोस्तों। आईबी की और दिल्ली पुलिस की टीम वहाँ पर प्रॉपर्टी डीलर के एकदम आसपास डेरा डाल के बैठी हुई थी। अशाबुद्दीन वहाँ पे पहुँचता है अपने दोस्त अब्दुल शोभान के साथ। अब्दुल शोभान और अशाबुद्दीन को तुरंत आईबी की और दिल्ली पुलिस की टीम नैब कर लेती है। उनको पकड़ के एक तरीके से इंटरोगेशन सेंटर में ले जाया जाता है। उनसे ट्रक के बारे में जानकारी ली जाती है और क्योंकि जैसे कि हमने देखा था कि ट्रक का रजिस्ट्रेशन जो है एक यूनुस खान के नाम पर रजिस्टर्ड था, तो अशाबुद्दीन से ये भी पूछा जाता है कि भाई क्या आप यूनुस खान को जानते हैं। तो अशाबुद्दीन ने बोला कि जी मैं बिल्कुल जानता हूँ और यूनुस खान भी उसी दिन हमारे साथ ट्रक में थे। तो एक बात ये भी तय हो गई कि जो ट्रक ड्राइवर भागा था उसका नाम था यूनुस खान। तो ये बात जब मालूम चली तो उस समय दोस्तों ये हुआ कि अशाबुद्दीन ने ये तक बताया कि यूनुस खान इस समय अलवर में अपने घर में छिपा होगा। जब उसने ये इन्फॉर्मेशन आईबी को दी तो आईबी ने तुरंत राजस्थान पुलिस को संपर्क किया। एक राजस्थान पुलिस की एक टीम और आईबी की टीम गई अलवर और अलवर जाके उन्होंने एक तरीके से यूनुस खान के ऊपर मैनहंट लॉन्च करके उसको विदिन 2 to 3 days अरेस्ट कर लिया।
तो दोस्तों अब आईबी के पास यूनुस खान जो ड्राइवर था, अशहाबुद्दीन जो उस समय ट्रक में था, और उसके बाद जिसने ये प्लॉट खरीदा था और प्रॉपर्टी डीलर को संपर्क करने की कोशिश कर रहा था वो, और इनका दोस्त अब्दुल शुबान, ये तीनों आईबी के संपर्क में आ चुके थे और तीनों आईबी के कंट्रोल में थे। आईबी ने इन तीनों की इंटरोगेशन करी और इनसे पूछा कि भैया आप लोग काम किसके लिए करते हैं और ये सारा इतना असला जो है, ड्रग्स जो है, ये आया कहाँ से। तो उस समय यूनुस खान जो इन दोनों के लीडर थे, उन्होंने ये बात बोली कि सर हम तो देखिए हम सेवक हैं, हम तो काम करते हैं और हम काम करते हैं एक आकिब अली करके एक बंदा है उसके लिए। अभी आकिब अली एक नया एक कैरेक्टर आ गया यहाँ पर स्टोरी में। तो आईबी की टीम ने ये पता किया कि भाई आकिब अली कौन है और कहाँ मिलेगा। तो यूनुस खान ने बोला कि सर ये आकिब अली जो है ये अभी अपनी गर्लफ्रेंड को भोपाल में मिलने गया है, इसके पास एक सेंट्रो गाड़ी, उस सेंट्रो गाड़ी का नंबर तक दिया गया और साथ में ये तक बताया गया कि ये अभी अपनी गर्लफ्रेंड हुमायरा फिरदौस को मिलने भोपाल में है और हुमायरा फिरदौस जो है भोपाल में घोड़ा निकास इलाके में रहती है। आईबी की एक टीम ने मध्य प्रदेश पुलिस को संपर्क किया और मध्य प्रदेश पुलिस के साथ मिलकर उन्होंने घोड़ा निकास रीजन में एक ऑपरेशन घोड़ा चलाया और इस छोटे से ऑपरेशन घोड़ा में जो यूनुस खान ने सेंट्रो की डिटेल्स दी थी, उन डिटेल्स के बेसिस पे आकिब अली को पकड़ लिया। आकिब अली को पकड़ने के बाद यूनुस खान के साथ आईबी की टीम उनको दिल्ली लेके आती है, उनका इंटेरोगेशन करती है और यूनुस खान और आकिब अली से पूछती है कि भाई ये इतना सारा ड्रग्स, AK-47, AK-56 ग्रेनेड्स कहाँ से आए, आप किसके लिए काम करते हैं। तो उस समय आकिब अली ने बोला कि सर देखिए हम तो जो है काम करते हैं आसिफ रज़ा खान के लिए। अब दोस्तों ये आसिफ रज़ा खान कौन था? आसिफ रज़ा खान दोस्तों एक कलकत्ता का एक हवाला डीलर था, एक वहाँ का लोकल गैंगस्टर था और ये हवाला डीलर जो है 1994 में दिल्ली पुलिस ने इसको चांदनी चौक इलाके में हवाला के ट्रांजैक्शन करते दौरान इसको पकड़ा था। और जब आकिब अली खान ने ये बात बताई कि भाई मैं तो आसिफ रज़ा खान के लिए काम करता हूँ, तभी आईबी की टीम को ये मालूम चला कि आसिफ रज़ा खान तो वही है जिसको दिल्ली पुलिस ने चांदनी चौक में हवाला के ट्रांजैक्शन में पकड़ा था और ये अभी दिल्ली पुलिस की निगरानी में है। तो आईबी के अधिकारियों ने तुरंत दिल्ली पुलिस के कमिश्नर से संपर्क करके आसिफ रज़ा खान से एक तरीके से इंटेरोगेशन की मांग करी। इंटेरोगेशन अप्रूव हुई और जब आसिफ रज़ा खान के सामने आकिब अली को और यूनुस खान को ले जाया गया तो आसिफ रज़ा खान तुरंत उनको दोनों को पहचान लिया और आसिफ रज़ा खान ने फिर ये बात अग्री करके एक्सेप्ट किया कि हाँ ये दोनों सिर्फ मेरे लिए ही नहीं काम करते बल्कि हाँ ये दोनों मेरे लिए काम करते हैं और मैं भी एक अपने सुपीरियर के लिए काम करता हूँ। और उसने बताया कि मैं जिस सुपीरियर के लिए काम करता हूँ उसका नाम है आफ्ताब अंसारी। अब आप एक चीज़ देखिए दोस्तों कि कैसे एक चेन बनती जा रही है। यहाँ पर आकिब अली और यूनुस खान ने बोला कि हम काम करते हैं आसिफ रज़ा खान के लिए। आसिफ रज़ा खान ने बोला कि ये दोनों मेरे लिए काम करते हैं और मैं काम करता हूँ आफ्ताब अंसारी के लिए। अभी आफ्ताब अंसारी कौन है दोस्तों? आफ्ताब अंसारी एक बड़ा दिलचस्प कैरेक्टर है। इसका बर्थ होता है 1968 में लल्लापुरा में, बनारस में। ये एक ऐसा बच्चा है जिसके पिता का देहांत बचपन में हो जाता है। इसकी 3 बहनें हैं, एक भाई था। इसकी माताजी जो थी आफ्ताब अंसारी की, उन्होंने बहुत सारा पैसा इकट्ठा करके, पैसा जोड़ के एक तरीके से आफ्ताब अंसारी को पढ़ाया लिखाया। आश्चर्यजनक बात है दोस्तों कि आफ्ताब अंसारी बनारस में बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी में पढ़ा। वहाँ से उसने जर्नलिज्म का एक कोर्स किया और जर्नलिज्म का कोर्स करने के बाद एक लोकल बनारस के जर्नलिस्ट हाउस के साथ काम भी किया चंद महीने, पर वो ज़्यादा समय काम नहीं कर पाया क्योंकि आफ्ताब अंसारी वॉज वेरी अट्रैक्टेड टू द क्राइम वर्ल्ड एंड क्योंकि वो क्राइम वर्ल्ड में बड़ा अट्रैक्टेड था तो इस करके उसने जो है जर्नलिज्म की नौकरी छोड़ी। और ये नौकरी छोड़ने के बाद उसने बनारस के ही एक गैंगस्टर और जो उस समय के बड़े फेमस डॉन दिनेश ठाकुर का हाथ जोड़ लिया। दिनेश ठाकुर और आफ्ताब अंसारी के बीच में बहुत अच्छी दोस्ती बन गई और ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम इन दोनों का बॉन्ड भी बड़ा स्ट्रेंथन हुआ। दिनेश ठाकुर एक हवाला ट्रांजैक्शन का काम करता था, एक्सटॉर्शनिस्ट था, एक्सटॉर्शन करके पैसे इकट्ठे करता था। और दिनेश जो है एक तरीके से उसकी नज़र एक दिल्ली के बिजनेसमैन गिरीश अरोड़ा के ऊपर थी। गिरीश अरोड़ा एक दिल्ली में लोकल बिजनेसमैन था। चंद दिनों में बहुत ही उसने कम समय में मेहनत करके बहुत सारा पैसा इकट्ठा कर लिया था।
तो ऑब्वियस ही बात है कि अगर कोई व्यापारी के पास ज़्यादा पैसा आ जाए तो गैंगस्टर की नज़रों में आप आ ही जाते हैं। तो दिनेश ठाकुर बहुत समय से चाह रहा था कि भाई किसी तरीके से मैं पैसा एक्सटॉर्शन से लूँ, और वो भी लूँ तो गिरीश अरोड़ा से। उसने गिरीश अरोड़ा को फ़ोन कर करके तंग किया, धमकियाँ दी। गिरीश अरोड़ा ने भी जाकर एक दिन दिल्ली पुलिस को कंप्लेंट कर दी। गिरीश अरोड़ा ने बोला कि भाई मुझे कोई दिनेश ठाकुर बंदे के नाम के फ़ोन आते हैं, ये गैंगस्टर है और मुझे बार बार बोलता है कि मुझे 2 लाख रुपए रकम चाहिए आपसे। दोस्तों 94-95 की बात है ये। 2 लाख रुपए उस समय एक बहुत बड़ी रकम होती थी। दिल्ली पुलिस ने गिरीश अरोड़ा को एडवाइस किया कि आप दिनेश ठाकुर को बोलिए कि 2 लाख रुपए लेने के लिए आप आ जाइए या किसी बंदे को भेज दीजिए, और जिस दिन वो आएगा हम उसको ट्रैप करके अरेस्ट कर लेंगे। गिरीश अरोड़ा ने जब नेक्स्ट टाइम फ़ोन आया दिनेश ठाकुर का, तो उसने एक स्पेसिफिक डेट दे दी और जगह बता दी दिल्ली में कि ठीक है आप अपना बंदा भेज दीजिएगा, आप बंदा भेजेंगे हम उसको पैसा दे देंगे। दिनेश ठाकुर ने आफ्ताब अंसारी को दिल्ली भेजा, और 1995 में जब दिल्ली आफ्ताब अंसारी आया, आफ्ताब अंसारी आके गिरीश अरोड़ा के यहाँ पर गया और उसने उससे 2 लाख रुपए रकम ली, और जैसे ही उसने रकम उठाई उसी समय दिल्ली पुलिस के एक ऑपरेशन के तहत दिल्ली पुलिस ने एक तरीके से आफ्ताब अंसारी को अरेस्ट कर लिया। आफ्ताब अंसारी को अरेस्ट करके तिहाड़ जेल ले जाया गया। अभी हमने बात करी थी आसिफ रज़ा खान की। आसिफ रज़ा खान जो है एक तरीके से वो भी कहीं ना कहीं तिहाड़ जेल में ही था, और साथ ही में एक तरीके से अगर हम देखें तो अब आफ्ताब अंसारी को भी तिहाड़ जेल ले जाया गया। तो तिहाड़ जेल में आफ्ताब अंसारी, तिहाड़ जेल में आसिफ रज़ा खान, इन दोनों की बड़ी गहरी दोस्ती हो गई। और इन दोनों की दोस्ती के साथ साथ क्या हुआ दोस्तों कि 1995 में आसिफ रज़ा खान और आफ्ताब अंसारी का एक नया दोस्त बना, और ये नए दोस्त का नाम था उमर शेख। उमर शेख को 1995 में अरेस्ट करके कश्मीर से दिल्ली लाया गया था। उमर शेख एक लंदन स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स का ग्रेजुएट, जो कि अल-कायदा और हरकतुल अंसार और हरकतुल मुजाहिदीन जैसे टेररिस्ट संगठनों के साथ जुड़ा हुआ था और उनके लिए पैसा लेके काम करता था। उमर शेख ने 1994 में इजराइल के टूरिस्ट्स को कश्मीर में अबडक्ट किया था और उनसे अब रैंसम मनी मांगी थी। इस केस में JNK पुलिस ने उसको अरेस्ट किया था। इसके बाद उसको इंटेरोगेट करने के लिए IB की एक टीम ने तिहाड़ जेल में उसको रखा हुआ था। तो तिहाड़ जेल में 1995 में जब वो आया उमर शेख, तो उस समय आफ्ताब अंसारी, आसिफ रज़ा खान उसके बड़े गहरे दोस्त बन गए वहाँ पर, क्योंकि सेम प्रिजन सेल में ये लोग सब रहते थे। और 1995 में उमर शेख के आने के तुरंत बाद ही, लगभग 2 हफ्ते के समय के बाद, तिहाड़ जेल में उसी जगह पर एक कश्मीर में पकड़ा गया मिलिटेंट, उसको भी तिहाड़ जेल लाया गया इंटेरोगेशन में करने के लिए IB के तरफ से, और उसका नाम था मौलाना मसूद अज़हर। मौलाना मसूद अज़हर इंडिया में 1994 में पोर्चुगल पासपोर्ट, एक फ़ेक पासपोर्ट बना के आया था, और ये फ़ेक पासपोर्ट उसको ISI ने बना के दिया था। वो इंडिया आया था हरकतुल अंसार टेररिस्ट ग्रुप को जोड़ने के लिए, और अनंतनाग में एक मिलिट्री इंटेलिजेंस के ऑपरेशन के तहत उसको एक ऑटो में पकड़ा गया। पहले तो काफ़ी समय 94 से लेके लगभग 95 तक मिलिट्री इंटेलिजेंस ही मसूद अज़हर को इंटेरोगेट करती रही, पर मसूद अज़हर को फिर IB ने भी जब इंटेरोगेट करने की रिक्वेस्ट डाली तो मिलिट्री इंटेलिजेंस ने उसको एक तरीके से रिलीज़ कर दिया, और रिलीज़ करके उसको जो है तिहाड़ जेल भेजा। तो अब तिहाड़ जेल में आसिफ रज़ा खान, आफ्ताब अंसारी, उमर शेख, मसूद अज़हर, इन चारों की एक महफिल रचने लग गई। इन चारों ने अपने संबंध अच्छे करे, इन चारों को एक तरीके से एक एकजुट होके इन्होंने भारत के खिलाफ बहुत सारी प्लानिंग्स करी। 1998 का समय आया दोस्तों। 1998 के ईयर में बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ ये हुई कि आफ्ताब अंसारी और आसिफ रज़ा खान को एक तरीके से प्रिजन से रिहा कर दिया गया, उनके चार्जेस से उनको बरी कर दिया गया, उनके जो कोर्ट केसेस थे उनके तहत उनको रिलीज़ किया। जैसे ही आफ्ताब अंसारी रिलीज़ हुआ और आसिफ रज़ा खान रिलीज़ हुआ, आफ्ताब अंसारी और आसिफ रज़ा खान ने एक गेम प्लान रचा, और गेम प्लान ये था कि आफ्ताब अंसारी ने बोला कि आसिफ, मैं तो जा रहा हूँ दुबई, मेरे बिहाफ पे तुम रहोगे इंडिया में, और तुम यहाँ पर संपर्क करोगे मेरे 2 दोस्तों से,
आसिफ रजा खान ने कहा कि यार तुम्हारे 2 दोस्त थे, तुमने मेरे को कभी बताया नहीं। तो बोला अब समय है मेरे दोस्त, मैं तुम्हें बता रहा हूँ। और मेरा एक सबसे पहला दोस्त है एक क्रिमिनल जिसका नाम है हरप्रीत सिंह हैप्पी, और दूसरा है बबलू श्रीवास्तव। बबलू श्रीवास्तव की अपनी गैंग चलती थी, हरप्रीत सिंह हैप्पी की अपनी गैंग चलती थी, और ये दोनों एक तरीके से आफ्ताब अंसारी के बड़े अच्छे दोस्त थे। और आफ्ताब अंसारी ने आसिफ रजा खान को बोला कि तुम अब जो है बबलू श्रीवास्तव और साथ में हरप्रीत सिंह हैप्पी के साथ काम करोगे, और इन दिनों के साथ काम करते हुए हवाला करके बहुत सारा पैसा इकट्ठा करके मुझे भेजोगे, और मैं तुम्हें ऑपरेशंस के लिए गाइड करूँगा और तुम्हें कमीशन भी दूंगा। तो आसिफ ने पूछा कि भाई लेकिन तुम कहाँ जा रहे हो? तो उसने कहा आफ्ताब अंसारी ने कि भाई मैं चला दुबई, मैं वहाँ पर एक बेस बनाऊँगा और फिर तुम्हें वहाँ पर बुला लूँगा। 1998 में ये दोनों ने गेम प्लान रचा। आफ्ताब अंसारी निकल गया दुबई, और साथ ही में आसिफ रजा खान को डिप्यूट कर गया अपने बिहाफ पे इंडिया में, जो कि बबलू श्रीवास्तव और एक तरीके से हरप्रीत सिंह हैप्पी की गैंग के साथ काम करने लग गया। 1999 में ISI ऑफ पाकिस्तान ने एक तरीके से एक षड्यंत्र रचा और IC-814 को हाईजैक किया, उसको कंधार लेके गए। और कंधार जब लेके गए तो उन्होंने जो पैसेंजर्स थे उनके रिलीज़ के लिए मौलाना मसूद अज़हर और उमर शेख की रिहाई मांगी। तो अब आप समझ पा रहे होंगे, उमर शेख और मौलाना मसूद अज़हर, इन दोनों की रिहाई मांगी, जो कि भारत सरकार ने उस समय पैसेंजर्स को रिलीज़ कराने के लिए इनको रिहा करवाया। मौलाना मसूद अज़हर तुरंत पाकिस्तान गया और उसने जाकर वहाँ पर जैश ए मोहम्मद का गठन शुरू कर दिया। 2000 से जनवरी 2000 से जैश ए मोहम्मद का क्रिएशन स्टार्ट हुआ। उमर शेख पहले कंधार से गया पाकिस्तान, पाकिस्तान से गया दुबई, और दुबई जाके वो मिला अपने दोस्त आफ्ताब अंसारी से। 2000 मार्च की बात है दोस्तों, कि उस समय उमर शेख और आफ्ताब अंसारी दोनों जो दुबई में थे, उन्होंने आसिफ रजा खान को दुबई बुलाया। आसिफ रजा खान जो एक तरीके से इनके ऑपरेशन इंडिया में संभाल रहा था, बबलू श्रीवास्तव गैंग, हरप्रीत सिंह हैप्पी गैंग के साथ लगा हुआ था, वो गया इनके साथ ऑल द वे इनको मिलने दुबई। आसिफ रजा खान जब गया दुबई और मिला आफ्ताब अंसारी और उमर शेख से, तो उन दोनों ने मिलकर, आफ्ताब अंसारी और उमर शेख ने आसिफ रजा खान को बोला कि अब आप हमारे साथ चलो पाकिस्तान। ये तीनों आए पाकिस्तान, और ये तीनों पाकिस्तान आके सबसे पहले गए बावलपुर। बावलपुर में लश्कर ए तैयबा का हेडक्वार्टर था। वहाँ पर उमर शेख ने, आफ्ताब अंसारी ने आसिफ रजा खान को मिलवाया लश्कर ए तैयबा के चीफ हाफिज सईद से। अलकायदा के जो डिप्यूटी लीडर थे मोहम्मद अट्टा, और लश्कर ए तैयबा के जो इंडिया कमांडर थे आज़म चीमा, इनसे मुलाकात करवाई। आसिफ रजा खान को ये बात लगी कि भाई मैं तो एक छोटा सा आदमी, यहाँ पर मैं मिल रहा हूँ अलकायदा के नंबर 2 मोहम्मद अट्टा से, यहाँ पर मैं मिल रहा हूँ हाफिज सईद लश्कर चीफ से, यहाँ पर मैं मिल रहा हूँ लश्कर के इंडिया कमांडर आज़म चीमा से। तो उसको इन सारे लोगों ने मिलकर ये बात बोली कि देखो भाई आसिफ, तुम हमारे खास आदमी हो इंडिया में, तुम्हें जाके अब बहुत सारा पैसा इकट्ठा करना है, और ये सारा पैसा हमें भेजना है, बिकॉज अगले साल यानी कि 2001 में हम बहुत बड़ी चीज़ प्लान करने जा रहे हैं, बहुत बड़ी चीज़। आसिफ रजा खान को कुछ समझ नहीं आया कि ऐसी बड़ी चीज़ क्या होगी, पर वो वहाँ पर रहा, इनकी बातों में आया। साथ ही में आसिफ रजा खान को काफ़ी सारी ट्रेनिंग दी गई लश्कर के कैंप्स में, और इन लश्कर के कैंप्स में ट्रेनिंग के बाद उसको फाइनली वापस इंडिया भेजा गया दुबई के रूट से। जब आसिफ रजा खान इंडिया वापस आया, लगभग 2000 दिसंबर हो चुका था, 2001 आने वाला था। 2001 में आसिफ रजा खान ने अच्छी ट्रेनिंग के साथ बड़े इंटेंस ऑपरेशन स्टार्ट किए, और इन इंटेंस ऑपरेशंस के तहत उसने बहुत सारा पैसा इकट्ठा करना शुरू कर दिया। उसको नहीं मालूम था कि ये पैसा कहाँ यूटिलाइज होने जा रहा है, बट उसको ये मालूम था कि कुछ बहुत बड़ा 2001 में होने वाला है। दोस्तों, इसी दौरान 2001 की बात है कि 2001 में आसिफ रजा खान ने बंगाल में, कलकत्ता में एक बहुत बड़े बिजनेसमैन, जिसका एक बहुत बड़ी कंपनी थी खादिम शूज़ करके, उसके ओनर पार्था रॉय बर्मन को
अबडक्ट किया। खादिम शूज़ कंपनी दोस्तों एक बड़ी पॉपुलर कंपनी थी कलकत्ता की, और उसके ओनर